So let's start our today's lecture. In this lecture, we are going to study the first order circuits. तो चूंकि अब हमने तीन पैसिव जो फेमस थ्री पैसिव एलिमेंट्स हैं उन सब को स्टडी कर ली है, जिसमें सबसे पहले रजिस्टर आ जाता है। रजिस्टर का बिहेवियर हमने स्टडी किया हुआ है कि ये कैसे बिहेव करता है। फिर हमने चैप्टर 6 में कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स का बिहेवियर जो है वो भी स्टडी कर ली है। चैप्टर 6 से रिलेटेड जो एक लेक्चर था मैंने अभी रिसेंटली ऑफलाइन जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी है चैनल पे, ठीक है, उसे आप देख लें। सो हमने तीन पैसिव एलिमेंट स्टडी कर ली हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को भी स्टडी कर ली है, जिसे हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब हम जो है ऐसे सर्किट स्टडी करेंगे जिसमें ये जो पैसिव एलिमेंट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। सो तीन है ना, आर सी एंड एल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स। तो हम इनके कॉम्बिनेशन स्टडी कर सकते हैं। लेट से एक कॉम्बिनेशन बनता है आर एंड सी और दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है आर एंड एल। तो इस चैप्टर में हम ऐसे सर्किट्स को स्टडी करेंगे जिनमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आ रही होगी, एक एक ये टाइप होगी, और दूसरा ऐसे सर्किट स्टडी करेंगे जिनमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आ रही होगी, ठीक है। सर इसके एक ये भी तो होता है ना, RLC जो तीन होते हैं, आर RBI एल जो सी है, वो भी है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स नहीं बनते, वो सेकंड ऑर्डर बन जाते हैं। सो वो जो है वो स्कोप, वो कोर्स का हिस्सा तो है, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर टाइम ज़्यादा होता तो वो हम कर लेते RLC, लेकिन चूंकि अब टाइम कम है तो फिर हम RL और RC सर्किट्स को ही, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स पे ही अपना जो कोर्स है उसको एंड कर देंगे। तो समझ आ गई ना फिर आपने इस चैप्टर में कौन से सर्किट स्टडी करने हैं, RC एंड आर। RL। कॉम्बिनेशन बन गया ना, तीन पैसिव एलिमेंट्स हैं उनसे कॉम्बिनेशन तीन बनते हैं, RC, RL, RLC, ठीक है। फिर RLC में आगे आगे दो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, RLC सीरीज एंड RLC पैरेलल। इसी तरह RC में आगे दो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, RC सीरीज एंड RC पैरेलल। सिमिलरली RL में भी दो कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, RL सीरीज सर्किट एंड RL पैरेलल सर्किट। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ये स्लाइड कि हमने अब उन कहाँ से 6 मिनट कदर कर जाए यार। आगे चलते हैं। क्या ना करे यार। अपने आप को म्यूट करो यार, जिसने बात करनी है वही अनम्यूट करे सिर्फ। सो जो एनालिसिस है RC और RL सर्किट्स का, वो सेम उसी तरह ही आपने करना है जिस तरह सिंपल रेसिस्टिव सर्किट्स का आप करते थे, और उसमें आप किरचॉफ लॉज जो थे वो अप्लाई करते थे। और सिर्फ फर्क ये है कि जब आपके पास पहले जब आपके पास प्योरली सर जी आप कर देंगे बस आपका म्यूट। शाहजेब भाई माइक ऑफ करो यार अपना। ओ भाई मेरा नहीं है, आसिफ का, और पहले तुम्हारा ओपन था। सो RC एंड RL सर्किट, इनका जब आप एनालिसिस करेंगे, लॉज आपने किरचॉफ के यूज करने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता था तो जब आप किरचॉफ के लॉज अप्लाई करते थे तो एंड पे जो इक्वेशंस आपके पास आती थी वो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती थी। लेकिन इस केस में जब आप RC एंड RL के केस में लॉज अप्लाई करेंगे किरचॉफ के, तो एंड पे जो इक्वेशंस आएंगी वो अलजेब्रिक नहीं होंगी बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी।
सो ये एक फेमस डिफरेंस है व्हेन you are analyzing the RC and RL circuits using Kirchhoff laws। इसमें जो आखिर पे वर्किंग इक्वेशंस निकलती हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, जबकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स में जो इक्वेशंस होती हैं वो आपके पास अलजेब्रिक होता है। अलजेब्रिक होती हैं। सो ये एक मेन डिफरेंस है। अब इन्हें फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कहते हैं कि ये जो आरसी एंड आरएल सर्किट है, इन दोनों सर्किट्स में एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट यूज होता है। ठीक है, एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट यूज होता है। देखें आरसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, तो हम उसे इस वजह से फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहते हैं। आरएल सर्किट में एक इंडक्टर यूज हो रहा होता है, इसलिए हम उसे एनर्जी एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहते हैं। जितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ऑर्डर सर्किट्स का बढ़ता जाएगा। जैसे आरएलसी सर्किट है तो उसमें 2 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें चूंकि एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है तो आरसी एंड आरएल सर्किट्स को इसलिए फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहते हैं। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी किरचॉफ के लॉज को यूज करके सर्किट के ऊपर, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 होगी, 2 नहीं होगी। डिग्री क्या है, मतलब डेरिवेटिव की डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव्स होंगे, तो डिग्री ऑफ डेरिवेटिव विल बी 1। सो ये जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स हैं इनको हम 2 तरीकों से जो है वो एनालाइज करते हैं। जैसे ये आरसी सर्किट है आपके पास, पैरेलल आरसी सर्किट है, इसमें यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर में, और एक वोल्टेज जो है वो एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो अप्लाई की हुई है, बैटरी एक अप्लाई किया हुआ Vx। तो ये स्विच क्लोज है इस वक्त। तो ये सर्किट विद सोर्स है, यानी ये आरसी सर्किट है, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से आपने एनर्जाइज किया हुआ है। ठीक है, इस तरह के सर्किट्स भी होते हैं जिनको एनालाइज करना होता है, और एक सोर्स फ्री सर्किट्स होते हैं जिसमें ये देखें स्विच ओपन कर दिया यहाँ पे, जब स्विच ओपन कर देंगे तो ये जो एक्सटर्नल बैटरी सोर्स है ये अब सर्किट का हिस्सा नहीं रहा, तो सिर्फ सर्किट जो है यही बचा है, क्योंकि यहाँ से स्विच ओपन हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट इतना बच जाएगा सिर्फ आपके पास, इतना सर्किट आपके पास बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सोर्स फ्री सर्किट। तो सोर्स फिर कौन जो है वो एज ए सोर्स एक्ट करेगा, वो ये कैपेसिटर एज ए सोर्स एक्ट करे, क्योंकि कैपेसिटर में जो इनिशियल वोल्टेज होंगे, यानी इनिशियल जो चार्ज स्टोर हो चुका होगा उसकी वजह से जो वोल्टेज होंगे वो जो है एक करंट फ्लो करवाएंगे रेजिस्टेंस में से, यानी कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा। यानी जब स्विच क्लोज है कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, ये देखना स्विच जब क्लोज है, सर्किट विद सोर्स है, तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा होगा, और जब स्विच को ओपन आप कर देंगे, अब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं, तो कैपेसिटर एज ए वोल्टेज एक्ट करेगा, और उसे डिस्चार्ज होने के लिए एक रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है, तो वो इस रेजिस्टेंस में से अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, यस सर। अब आगे चलते हैं। ये सोर्स फ्री सर्किट की डेफिनेशन है कि एक सोर्स फ्री सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता। ठीक है, और उसको हम स्विच के थ्रू लैदा कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है स्विच एक्शन, जैसे ये स्विच एक्शन ही हुआ है ना, जब स्विच को ओपन कर दिया तो अब ये वोल्टेज सोर्स जो है वो लैदा हो गया सर्किट से, तो ये सोर्स फ्री सर्किट बन गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स को लैदा कर दिया। तो हम सबसे पहले फिर
जो स्टडी करेंगे वो सोर्स फ्री सर्किट्स को स्टडी करेंगे। आरसी सर्किट को स्टडी करेंगे सोर्स फ्री को, और आरएल सर्किट को स्टडी करेंगे सोर्स फ्री को। दोनों आरसी और आरएल सर्किट्स जो सोर्स फ्री हैं उनको पहले स्टडी कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सोर्स लगाने से थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ता है हमारे एनालिसिस पे। एक्चुअली तो सोर्स ही लगे होते हैं ना सर्किट के साथ। सोर्स फ्री तो तब बनता है जब स्विचिंग एक्शन होता है, स्विच ओपन हो जाता है सर्किट से, और एक्सटर्नल सोर्स को आप अलहदा कर लेते हैं, और वरना बैटरी तो लगी होती है। सो सोर्स फ्री सर्किट्स आरसी एंड आरएल को पहले स्टडी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में विद सोर्स जो आरसी एंड आरएल सर्किट्स का बिहेवियर होगा उसको हम स्टडी करेंगे। सो जब सोर्स फ्री सर्किट स्टडी कर रहे हैं तो कैपेसिटर या इंडक्टर जो होंगे वो एज ए सोर्स एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उस सर्किट में जो है वो करंट फ्लो करेगा, और वो करंट जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस शो करेगा, यानी वो करंट जो है वो टाइम के साथ जो है वो अपना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती जाएगी, तो उसे ट्रांजिएंट कहते हैं। एक होते हैं स्टडी स्टेट रिस्पांस, कि जब आपकी जो आउटपुट करंट है या आउटपुट जो भी आप आउटपुट के तौर पे चीज़ ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं या करंट, वो एक वैल्यू पे जाके क्या हो जाए, स्टडी हो जाए। वो वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, वो वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। यानी विद फर्दर इंक्रीज इन टाइम आउटपुट में अगर कोई चेंज ना आए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट। और वो इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें आउटपुट चेंज हो रही होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। उसको हम क्या कहते हैं भाई, ट्रांजिएंट रिस्पांस। ये क्लियर है बात, स्टडी स्टेट क्या होता है और ट्रांजिएंट क्या होता है? एनीवन? तो ट्रांजिएंट क्या होता है कि जब आउटपुट चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्टेडी स्टेट क्या होती है जब आउटपुट चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बात? यस सर। तो अब हम पहला Yes, sir. आरसी सर्किट ले लेते हैं। ये एक आरसी सर्किट है, ठीक है। उसका ऊपर वाला नोड हमने कंसीडर कर लिया है, ये वाला नोड। ठीक है, और इस नोड में से ये करंट्स जो कैपेसिटर में फ्लो करेगा उसको भी लीविंग ले लिया, और ये जो रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा उसको भी क्या कर लिया, लीविंग कंसीडर कर लिया। अब इस नोड पे केसीएल लगाएं तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई? इक्वेशन बनेगी आईसी, क्योंकि ये भी लीविंग है और ये भी लीविंग है, लीविंग करंट्स का सम 0 होना चाहिए, यानी आईसी प्लस आई आर शुड बी इक्वल टू 0। एंटरिंग करंट तो कोई है नहीं है, ठीक है। सो ये वाला सोर्स फ्री सर्किट है। ये स्विचिंग एक्शन के थ्रू स्विच ओपन हुआ है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स जो है वो सर्किट से अलहदा हो गया। अब इतना सर्किट सिर्फ बच गया है, ठीक है। और ये है सोर्स फ्री सर्किट। इसको थोड़ा सा हमने मजीद इस तरह मैग्नीफाई कर लिए, और उस पे इस नोड के ऊपर आपने केसीएल अप्लाई कर दिए। सो इनिशियली फिर ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा होगा। जब ये स्विच क्लोज होगा ना, ये कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, ये वोल्टेज ये इसके पैरेलल में आ गया ना, ये वोल्टेज सोर्स जो है वो रजिस्टर के पैरेलल में भी हो जाएगा, कैपेसिटर के भी पैरेलल में हो जाएगा। जब ये स्विच क्लोज था, यानी सोर्स फ्री से पहले विद सोर्स जब था, तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका होगा, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज कितने आ चुके होंगे, इनिशियल वोल्टेज कितने होंगे इसके ऊपर, जो सोर्स के वोल्टेज, तो शॉर्ट से होंगे सर। क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो जितनी बैटरी के वोल्टेज हैं उतने ही वोल्टेज कैपेसिटर पे आ चुके होंगे। फिर जब आप स्विच ओपन कर देंगे तो ये सोर्स फ्री सर्किट बन जाएगा। अब कैपेसिटर जो है वो एज ए सोर्स एक्ट करेगा, और इस रेजिस्टर में से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज कर देगा अपनी सारी एनर्जी, ठीक है। So since the capacitor is initially charged,
वी कैन अज्यूम दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब स्विच को ओपन कब किया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब ओपन किया है तो इनिशियल जो वोल्टेज है कैपेसिटर पे वो कितने होंगे, जो इस सोर्स के वोल्टेज है। तो v एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v नॉट। 0 नहीं होंगे क्योंकि ये बैटरी तो 0 नहीं ना, यस सर। वो 0 तो तब होंगे अगर ये इनिशियली ये बैटरी के कैपेसिटर वोल्टेज। किसी के साथ कनेक्टेड ना होता बल्कि पड़ा होता है ऐसे ही सर्किट। ठीक है, राइट सर। उसे 0 हमेशा इनिशियल वोल्टेज 0 तब होते हैं जब v माइनस इन्फिनिटी होता है। v एट माइनस इन्फिनिटी और i एट माइनस इन्फिनिटी किसी भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में उसका आंसर 0 होगा। लेट्स से इंडक्टर है ना, तो उसमें हम करंट को देखते हैं, तो उसका जो करंट है i एट टाइम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, वो 0 होगा। सिमिलरली वोल्टेज कैपेसिटर का एट टाइम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, वो 0 होगा। लेकिन v एट 0 या i एट 0 इन केस ऑफ इंडक्टर वो 0 नहीं होगा अगर हमें पता है कि वो किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ पहले कनेक्टेड था और स्विचिंग एक्शन के थ्रू आपने इस सर्किट को सोर्स फ्री सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी। तो इनिशियल जो वोल्टेज होने चाहिए कैपेसिटर पे v एट टाइम इज इक्वल टू 0, वो v नॉट हमने उनको v नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो उन वोल्टेज की वजह से जो इनिशियल वोल्टेज हैं कैपेसिटर के प्लेट्स पे, उसकी वजह से जो एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होगी वो जाहिर बात है फिर हाफ सी वी नॉट स्केयर ही होगी ना। हाफ क्या होगी, सी वी नॉट स्केयर। देखें v एट टाइम इज 0, w एट टाइम 0 मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इनिशियली, यानी t0 पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हाफ सी वी नॉट स्क्वेयर होगी अब। ठीक है, ACL आपने लगा दिया इस नोड के ऊपर, दोनों करंट्स लीविंग थे, उन लीविंग का सम 0 कर दिया, वो रख दिया अब आपने। फिर इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी, IC की भी कर दी और IR की भी कर दी। IC कैपेसिटर का जो करंट होता है उसकी वैल्यू होती है CdV/dt और IR तो आपको पता है रजिस्टर में से करंट का फार्मूला बाई ओहम लगा गया होता है VR/R। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होगा, यानी कैपेसिटर के वोल्टेज ही रेजिस्टेंस के क्रॉस अपीयर हो रहे होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? अच्छा सर, इसमें हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने जो है वो वोल्टेज का रिलेशनशिप करना है। ओके सो ये IC की वैल्यू रख के ये आ गया आपके पास, IC की जगह आपने CdV/dt रख दिया और IR की जगह आपने V/R रख दिया। और V वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर ने रेजिस्टर पर एक्सर्ट किया हुआ है, यानी कैपेसिटर ही है अब सोर्स के तौर पे एक्ट हो रहा है ना, उसी के जो VC होंगे वही V होंगे और वही VR भी होंगे। क्लियर है ये बात या नहीं? यस सर। अब थोड़ा सा आपने थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। सो इस इक्वेशन से ये जो हमने लिख लिया है उससे हम ये इक्वेशन हमने बना ली है। ठीक है, यानी यस एक्सट्रीमली। पहले तो C जो है वो जाहिर बात है डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को C से, तो इधर C से जब डिवाइड किया तो C से कैंसिल हो गया, सिर्फ dV/dt रह गया। प्लस इसको जब C से डिवाइड किया तो ये V/RC बन गया और इधर जब C से डिवाइड करेंगे 0/C तो आंसर 0 ही आएगा। क्लियर हो गई ये इक्वेशन कैसे आई है? यस फिर नेक्स्ट फिर हमने क्या किया कि जिस जो डिफरेंशियल में वेरिएबल यूज हो रहा है उसको उस डिफरेंशियल के साथ यूनाइट कर दिया। ये डिफरेंशियल वोल्टेज के था तो इसके साथ वोल्टेज की टर्म को यूनाइट कर दिया और बाकी अलहदा कर लिया हमने, यानी इसे में हम कहते हैं कि आपने रीअरेंज कर लिया है और वेरिएबल्स के साथ उसी का जो डिफरेंशियल है उसको यूनाइट कर दिया। वो बड़ा सिंपल है, आप
dv बाई dt को इधर रहने दे, ये जो टर्म है सारी उसको आप उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगी माइनस वी ओवर आर सी। तो जब ये माइनस वी और आर सी बनेगा तो डी टी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर चला जाएगा, इधर सिर्फ डी वी रह जाएगा। तो ये जो वी है फिर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात कैसे आई? यस सर। तो बस अब आपने सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल्स को खत्म करना है। ये डिफरेंशियल आ रहा है ना आपके पास, इसको अब आपने क्या करना है, खत्म करना है। अब आपको पता है कि नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, दोनों तरफ इंटीग्रेट आप इंटीग्रेशन कर दें, दोनों तरफ क्या लगा दें, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दें और इधर भी क्या कर दें, इंटीग्रेशन लगा दें। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, डी वी ओवर नेचुरल वी लॉग। की इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ वी, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ वी हो जाएगा। और इधर सिंपल ये -1 ओवर आर सी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी, ठीक है, यस सर। प्लस लॉग ऑफ ए क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये क्या है भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको लॉग की फॉर्म में इसलिए लिया है कि हमारे पास एक और पहले भी लॉग की एक टर्म आ रही थी लॉग ऑफ वी, तो हम इस कांस्टेंट को उसके साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और वो कंबाइन कर भी दिया हमने। ये लॉग ऑफ ए इधर जाके लॉग ऑफ वी में से माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ वी माइनस लॉग ऑफ ए नहीं हो जाएगा जब इस तरफ लेकर आएंगे। यस सर। फिर log ऑफ v माइनस log ऑफ a को आप log ऑफ v ओवर a लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये नेचुरल लॉग की। यस सर। जब से यार ये किसका माइक है, तो log ऑफ v ओवर a इसका आंसर बन जाएगा, उस तरफ जो होगा माइनस टी ओवर आर सी होगा। अब आपने log भी खत्म करना है, तो अब आप log को खत्म करने के लिए क्या करेंगे भाई, एंटी लॉग जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो ये e रेज टू पावर log ऑफ v ओवर a ऐसे हो जाएगा ना, ई रेज टू पावर, ठीक है, और इधर भी हो जाएगा ई रेज टू पावर। जब आपने लॉग खत्म किया दोनों तरफ आपने एंटी लॉग ऑपरेटिव लगा दिया तो ये इधर ऐसे कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास। सर 1 नहीं आ जाएगा, कौन सा वन, ए की पावर लॉग। ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी हो जाएगी ना, और इधर ओके ई सर। और लॉग कैंसिल हो जाएगा, और यस। ये ए फिर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वोल्टेज का जो जनरल फार्मूला बन जाएगा सोर्स फ्री सर्किट्स में वो ये नहीं बन जाएगा, वी एफ टी, यस सर। वो ए जो था नीचे वो इस तरह मल्टीप्लाई हो गया, और ये तो वही बना ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब ये ए हमने फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जाहिर बात है टी को 0 रखे अगर इस इक्वेशन में, सो वी ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में टी को क्या रखना है, 0, तो वी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर माइनस 0, और वो क्या होता है 1 नहीं होता है, तो वी ऑफ 0 विल बी इक्वल टू ए, और वी एफ 0 आपको पता है इनिशियल वोल्टेज के भी इक्वल है, तो ए किसके इक्वल आ गया, इनिशियल जो कैपेसिटर पे वोल्टेज थे प्लेट्स पे उसके इक्वल आ गया। ये लाइन क्लियर हुई है या नहीं हुई, यस। क्या किया सिर्फ इसी इक्वेशन से। नो सर। हाँ, ये जो इक्वेशन आई है ये आई है कैपेसिटर सोर्स फ्री जो आरसी सर्किट है उसके वोल्टेज जो टाइम के साथ चेंज होंगे उसकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये बात क्लियर है, पहले सोर्स यस फ्री सर। आरसी सर्किट के जो वोल्टेज जो चेंज होंगे टाइम के साथ उसकी इक्वेशन आ गई, और वो डिके हो रहे हैं, वोल्टेज क्या हो रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, नेगेटिव क्या है, एक्सपोनेंशियल है, वोल्टेज जो है वो डिके हो रहे होंगे यानी कम हो रहे होंगे मुसलसल टाइम के साथ। तो हम चाहते हैं कि ये ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो ए की वैल्यू के लिए हमने टी को 0 रख दिया, तो इधर वी एफ 0 हो जाएगा, इधर ए तो वैसे ही आएगा, यानी मैं चलो मैं पुट करके रखता हूँ, ए वैसे ही आएगा जब टी को 0 आपने रखा, ए आ जाएगा, और साथ ई रेज टू पावर माइनस 0, टी की जगह 0 रखा, डिवाइडेड बाई
उसी तरह ये RC होगा यहाँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे का आंसर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर A आ जाएगा। और इधर हमने क्या रखा हुआ था, T की जगह V ऑफ 0, ठीक है। तो V ऑफ 0 का आंसर A आ गया। और आपको पता है V ऑफ 0 तो इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, और उनको V नॉट से डिनोट किया हुआ था। सो A किसके इक्वल आ गया फिर, V नॉट के। क्लियर है ये बात? यस सर। सो फिर हम दोबारा इस इक्वेशन में A की जगह क्या रख सकते हैं, V नॉट। तो अब ये आपका कंप्लीट सोर्स फ्री RC सर्किट का रिस्पांस जो है उसका इक्वेशन आ गई ये वाली। क्लियर हो गई ये बात? इस जो सोर्स फ्री रिस्पांस है इसको नेचुरल रिस्पांस भी कहते हैं। क्योंकि नेचुरल इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा होता, और जो कैपेसिटर की अपनी एनर्जी होती है या अपने वोल्टेज या जो अपना चार्ज है वही सर्किट में जो है वो कंज्यूम हो जाता है। सो इसलिए इसको नेचुरल रिस्पांस भी कहते हैं। ये आगे अगेन वही सारी डेरिवेशन है आगे। सो इस रिस्पांस को इक्वेशन ये वाली आई है, इसको अगर प्लॉट करें ना आप, तो ये डिकेइंग फंक्शन है। ये देखें e रेज़ पर माइनस टी ओवर RC है। ये एक फंक्शन है जो टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम हो रही है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, VFT की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, एनीवन? सर किसकी वैल्यू? VFT की, यानी सोर्स फ्री RC सर्किट के वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये सोर्स फ्री RC सर्किट के वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है ना, VFT इज इक्वल टू V नॉट e रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर RC। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी ये हो मैक्सिमम सकती है वैल्यू V नॉट ही हो सकती है एट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि V सर नॉट ये कौन से बताया भी था वोल्टेज। आपने पहले, हाँ जी, सर आपने पहले भी बताया था वही हाँ इसी तरह के। V नॉट चूँकि इनिशियल वोल्टेज है, और इनिशियल वोल्टेज आपको पता है सोर्स फ्री सर्किट में कैपेसिटर के हिसाब से मैक्स ज़्यादा होते हैं। फिर तो वो जब डिस्चार्ज होगा रजिस्टर में से कैपेसिटर का चार्ज, तो वो तो वोल्टेज क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी भी एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप है ना कैपेसिटर का, Q इज इक्वल टू CV। तो अगर चार्ज कम होगा तो वोल्टेज भी क्या होता जाएगा कैपेसिटर का, कम होता जाएगा। तो इसको अगर प्लॉट करें तो T0 पे वोल्टेज कितने होंगे, V नॉट। T0 पे कितने होंगे वोल्टेज, V नॉट। ये ठीक है बात। और फिर ये जो जो आप टाइम देंगे कैपेसिटर को अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए, उस कैपेसिटर के वोल्टेज भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और आखिरकार चूंकि कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं लगा और कैपेसिटर जो है वो मजीद चार्ज भी नहीं हो रहा, तो अब वो अपने चार्ज को डिस्चार्ज भी करवा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वोल्टेज जो है वो ज़ीरो भी हो जाएंगे। वैसे जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। इस ग्राफ के जिसको समझ नहीं आई वो बताए हुए, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ये ग्राफ? सर दोबारा बता दें। हाँ, यस सर। सर एक बार समराइज कर। इसी इक्वेशन को प्लॉट किया हुआ है, इस इक्वेशन को। RC को हम टाउ से रिप्लेस कर देते हैं, वो मैं भी बताता हूँ। यानी RC की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस टी ओवर टाउ, और ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को टाइम के डिफरेंट वैल्यूज रख के आपने प्लॉट करना है। तो इनिशियली हम देखते हैं कि t को जब 0 रखें तो VFT की वैल्यू क्या निकलती है, V नॉट। वो हमने देख लिया। जब t को 0 रखा है यहाँ पे, इस एक्सिस पे टाइम है ना, इस एक्सिस पे VFT है। तो जब t को 0 रखा है तो VFT की वैल्यू क्या निकली है, V नॉट।
और फिर जब आप मज़ीद t की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो चूंकि ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल था माइनस, यही था ना रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप किसका था, v ऑफ t का था। उसमें जस्ट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे RC था ना, RC की जगह हमने क्या रखा हुआ है, एक RC को हमने टाउ कह दिया, टाउ को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ये मैं बताता हूँ, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर जो है वो अपना सारा चार्ज जो है वो डिस्चार्ज कर चुका होगा थ्रू द रजिस्टर, और उसके वोल्टेज फिर जीरो हो जाएंगे, चार्ज भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स तो लगा नहीं है, जो चार्ज पहले स्टोर था वही अब यूज हो रहा है सर्किट में। तो ये सोर्स फ्री सर्किट का रिस्पांस जो वोल्ट है आरसी सर्किट का, वो प्लॉट हमने कर दिया। इसमें अब ये एक टर्म यूज हो रही है, आरसी को रिप्लेस कर दिया टाउ से, टाउ को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, टाइम कांस्टेंट। आर एंड सी के यूनिट्स सेकंड्स आएंगे, आर एंड सी के यूनिट्स क्या बनेंगे, सेकंड्स, इसलिए इसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यानी ओहम्स मल्टीप्लाई बाय फैरड, इसका रिजल्ट क्या आता है, सेकंड्स। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट टी की वो वैल्यू है जब कैपेसिटर के जो वोल्टेज हैं वो कितने रह जाते हैं, 36.8% ऑफ इनिशियल पीक वोल्टेजेस। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं, ये पॉइंट ये देखना, ये हमने एक्स एक्सिस पे टॉ वो टाइम लिया है और वहां से परपेंडिकुलर गिराया हुआ है इस कर्व के ऊपर, और उधर से हमने ये वोल्टेज देखे हैं कि ये कितने रह जाते हैं इस पॉइंट पे। परपेंडिकुलर दो गिराए हैं, एक एक्स एक्सिस से गिराया और एक वाई एक्सिस से गिराया। जब टाइम जो है वो टॉ गुजरा है, उस वक्त कैपेसिटर पे जो वोल्टेज रह चुके होंगे वो 36.8% होंगे ऑफ इट्स मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट हो सकते हैं, और उतनी देर में इतना कैपेसिटर क्या हो चुका होगा, डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पता चल गई है। एनीवन भाई, जिसको क्लियर नहीं है वो पूछ ले दोबारा, कि टॉ इज इक्वल टू आर सी के इक्वल है, और वो टाइम है जिस टाइम के दौरान कैपेसिटर जो है वो 63.2% डिस्चार्ज हो चुका होता है, या आप इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जो जब गुजरे तो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं वो 36.8% ऑफ इट्स पीक वोल्टेज वैल्यू रह जाते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यस सर। फिर एक टाइम कांस्टेंट अगर और गुजरेगा, एक टाइम कांस्टेंट अगर और गुजरेगा तो मजीद इसके डिस्चार्ज हो चुका होगा। अब कैपेसिटर पे वोल्टेज इतने रह चुके होंगे जो कि बड़े कम होंगे, और यूजली 5 टाइम कांस्टेंट पे जाके कितना टाइम गुजर जाए, 5 टाइम कांस्टेंट, तो ये वोल्टेज जीरो के करीब हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वोल्टेज कैपेसिटर पे क्या हो जाएंगे, जीरो के करीब हो जाएंगे। सर ये कैसे पता चला यार ये हैंड अपना क्या कैसे पता चला, कि ये 5 टाइम के बाद ये बचेंगे? हाँ ये एक एक्सपेरिमेंटल, ये एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो कंडीशन है कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको आप जब आप प्लॉट करेंगे, ये आप सीआरओ पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सर्किट में आरसी सर्किट आपने करना था लैब में, ठीक है। यार ये अपना माइक म्यूट करो जिसका भी, सारे माइक म्यूट करो अपना। सीआरओ पे जब अप्लाई करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये जो जितना जब ये जो सारा टाइम है यहाँ तक जब जो है कैपेसिटर के वोल्टेज जीरो हुए हैं, वो असल में 5 टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है।
तो ये आपने जो है वो प्लॉट भी कर दिया, सोर्स फ्री सर्किट आरसी सर्किट के वोल्टेजेस को, और उस टाइम कांस्टेंट को भी डिफाइन कर दिया कि ये वो टाइम है जिस टाइम में कैपेसिटर पे जो वोल्टेज जो है वो अपने पीक वोल्टेज का सिर्फ 36.8% रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर है 36.8%, ये कहाँ से आई? ये बड़ा आसान है। आप जो है ये हमारे पास इक्वेशन थी ना वी एफ टी की, वी नॉट ई रेज पर माइनस टी ओवर टॉ। तो टी की जगह अगर आपने, अब हमने क्या रखना है, टॉ रखना है। ये इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, टी ओवर टॉ, ये आरसी को हम टॉ कह देते हैं। तो टी यानी अब हम चाहते हैं कि जब टाइम टी की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो तो फिर वोल्टेज की वैल्यू क्या बनेगी। सो टी की जगह जब आप टॉ ही रख देंगे तो टॉ टॉ से कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट ई रेज पर -1 बन जाएगा। सो वी नॉट ई रेज पर -1 इज इक्वल टू वी नॉट 1/e। तो उसको जब आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो 1/e का आंसर 0.368 ही बनेगा। क्लियर हो गई ये बात या नहीं हुई भाई, कि ये टाइम कांस्टेंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू ये 0.368 क्यों आती है, 0.368 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हाँ भाई, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है दोबारा पूछ लीजिए कि ये 0.368 कहाँ से आया आंसर। एनीवन? हाँ भाई, आप बोल रहे थे, क्या नाम है अपना? ठीक है, फिर आगे चलूं मैं? चलो आगे चलते हैं। तो ये हम डिफरेंट टाइम कांस्टेंट्स के ऊपर, यानी इस इक्वेशन में टी की जगह पहले टॉ रखा है और देखा है कि वी टी की वैल्यू ये बनी है, फिर टी की जगह यहाँ पे इसी इक्वेशन में 2 टॉ रख दिया तो वी टी का आंसर ये वाला आ गया। फिर हमने 3 टॉ रख दिया, फिर 4 टॉ रख दिया, फिर 5 टॉ रख दिया, और 5 टॉ पे आप जाके देखें तो जो वी टी है इसकी वैल्यू 0.00674 ऑफ वी नॉट है, यानी वी नॉट का 0% ऑलमोस्ट हो गया। 5 टाइम कांस्टेंट पे जाके ये आपका जो कैपेसिटर के जो इनिशियल वोल्टेजेस हैं वो 0 के अराउंड आ गया आंसर, यानी सारा जो चार्ज है वो सर्किट में रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो चुका है। तो ये अब स्टेडी स्टेट आ गई। ये कौन सी स्टेट आ गई है? स्टेडी स्टेट। ये सारी कौन सी स्टेट थी? इतनी यहाँ तक जो टाइम गुजरा इसे हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। ट्रांजिएंट ये वाली। और जब ये 0 हो जाता है तो आगे 0 ही रहेगा फर्दर। अगर टाइम को देखेंगे तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेट है इसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट। ये ट्रांजिएंट स्टेट है जब देखें वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के सोर्स फ्री आरसी सर्किट में टाइम के लिहाज से उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। टी 0 पे मैक्सिमम है और फिर कम होती 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 0 हो गई है और फिर आगे 0 ही रह रही है, उसे हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो काबिल जिक्र है कि चूंकि टाइम कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, तो आप सर्किट की रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को चेंज करके टाइम कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी से सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू चेंज द वैल्यूज ऑफ आर एंड सी। तो उसमें ये उसने यही दिखाया कि ये जब टाइम कांस्टेंट जो है वो आप 0.5 रखें, ठीक है, और जब टाइम कांस्टेंट आप 1 के इक्वल रखें और जब टाइम कांस्टेंट आप 2 के रखें, जितना आप टाइम कांस्टेंट को बढ़ाते जाएंगे उतना लेट जो है वो सिस्टम अपनी स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा। जितना टाइम कांस्टेंट आप कम करते जाएंगे उतना जल्दी जो है वो सिस्टम अपनी स्टेडी स्टेट। तो ये जो टाइम कांस्टेंट जब 0.5 के इक्वल है तो ये रिस्पांस आप देखें तकरीबन t इज इक्वल टू 2 पे जाके स्टेडी स्टेट पे आ गया, और जब t को आपने 1 रखा है तो ये t इज इक्वल टू 5 पे जाके
जो है स्टेडी स्टेट पे आया है, और जब आप टॉ को आपने 2 रखा है तो मे बी ये t इज इक्वल टू 10 पे जाके अपनी स्टेडी स्टेट में आता। सो लार्जर द टाइम कांस्टेंट स्लो इज द रिस्पांस। जितना टाइम कांस्टेंट आप ज्यादा रखेंगे उतना रिस्पांस क्या होगा, कम होगा। मीन उतना कैपेसिटर जो है वो स्लोली डिस्चार्ज और चार्ज होगा। उतना कैपेसिटर क्या होगा, टाइम ज्यादा लेगा चार्ज होने में भी और डिस्चार्ज होने में भी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई पे? यस सर। सो जितना आप टाइम कांस्टेंट टॉ की वैल्यू कम कर देंगे उतना क्विकली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्ज भी उतना क्विकली होगा। और जितना आप टी की वैल्यू टॉ को बढ़ाते जाएंगे ये रिस्पांस स्लो होता जाएगा, उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये स्टेडी स्टेट में आने का। तो टॉ की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने से आप स्टेडी स्टेट की जो स्टेडी स्टेट पे जो आपने पहुंचना है वो जल्दी या लेट पहुंचेंगे। या इन अदर वर्ड्स कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज जो है वो स्लो होगा अगर टाइम कांस्टेंट आप बढ़ाते जाएंगे, और डिस्चार्ज जो है वो जल्दी होगा अगर आप टाइम कांस्टेंट कम करते जाएंगे। एंड सेम गोज फॉर द चार्जिंग एज वेल। तो अब हमने एनर्जी निकालनी है। तो रेजिस्टेंस का जो करंट है वो आपको पता है, इसी सर्किट में अगर जाएं तो V ओवर R के इक्वल था। V अब हमने फाइंड कर लिया हुआ है क्योंकि रेजिस्टर के क्रॉस भी वही वोल्टेज थे ना जो कैपेसिटर के क्रॉस थे। सो सोर्स फ्री RC सर्किट के वोल्टेज का फार्मूला हमने ये निकाला हुआ है, V नॉट e रेज़ टू पावर माइनस T ओवर RC था और RC की जगह टॉ रख दिया। तो अगर करंट निकालना है रेजिस्टेंस में से उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसी वोल्टेज को R से डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। पावर V इंटू आई होता है, तो वो हमने मल्टीप्लाई जस्ट आपने कर दिया। ये आई आया हुआ था, इसको V से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको अगर हम लेट से इसी को V से मल्टीप्लाई भी कर देते क्योंकि ये आई है, V क्या है हमारे पास, V नॉट e रेज़ टू पावर माइनस T ओवर टॉ e रेज़ टू पावर। तो ये देखें ये V नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और R उसी तरह हो जाएगा। फिर e रेज़ टू माइनस टी ओवर है, अगेन e रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर है, तो ये e रेज़ टू पावर माइनस टी 2t ओवर टॉ हो जाएगा जब आप पावर निकालें। और फिर जब आपने एनर्जी निकालनी है, आप ज़ाहिर बात है हम जो है वो टाइम की लिमिट 0 टू t लेंगे क्योंकि हम सोर्स फ्री सर्किट की बात कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को ओपन जब किया था तो सोर्स फ्री सर्किट बना था। सो 0 से t आप लिमिट्स रखेंगे p dt और वैल्यूज पुट करके इसकी वी नॉट स्केयर ओवर आर तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और e रेज़ बार माइनस 2t ओवर t की इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होती है, वो होगी e रेज़ बार माइनस 2t ओवर टॉ डिवाइडेड बाई 2 ओवर टॉ। और वो जो है डिवाइड किया होगा तो ऊपर जाके वो टॉ ओवर 2 बन जाएगा। और उसमें लिमिट फिर आप t अपर लिमिट t रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो t की जगह जब 0 रखेंगे तो ज़ाहिर बात है e रेज़ पावर माइनस 0 का आंसर 1 होगा। ये 1 वहाँ से आ गया और बाकी t की जगह आपने t ही रख दिया। ठीक है, तो ये क्लियर है इंटीग्रेशन। यस सर। सो टी के जब आप इन्फिनिटी अगर लेते हैं तो एनर्जी आप देखें इसी इक्वेशन में, ये आपके पास एनर्जी जो है सोर्स फ्री आरसी सर्किट की उसका जनरल फार्मूला आ गया। अब इसमें टी को 0 रखेंगे तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है ना, टी को 0 अगर आप रखें तो 1 माइनस ई रेज़ बार माइनस 0 हो जाएगी। तो आंसर आपका ये सारे का सारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 का आंसर 0 हो गया। और टी को जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ई रेज़ बार माइनस इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है, तो उस वक्त एनर्जी का आंसर हाफ सी वी नॉट स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम जो है जी इसको हम इन्फिनिटी और इसको 0 क्यों रख रहे हैं, यानी कि वैसे ही हम रख सकते हैं ना, टी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जस्ट देखा है हमने यानी कि लेट करते हैं हाँ टी को अगर इन्फिनिटी रखें
तो ई रेज पर माइनस इन्फिनिटी का आंसर, तो इस सारे का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर जो है एनर्जी जो है जो एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टर वो क्या होगी, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और अगर टी को 0 अगर आप रखें तो एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टर 0 होगी, क्योंकि अभी तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया है ना जस्ट कैपेसिटर ने। टी 0 पे कैपेसिटर क्या है, स्टार्ट करना है डिस्चार्ज, तो अभी उसमें रेजिस्टर में से करंट फ्लो, रेजिस्टर में एनर्जी अब्जॉर्ब होने का मतलब रेजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा, तो बिल्कुल टी 0 पे कोई करंट तो अभी स्टार्ट ही कर रहा है फ्लो करना। तो अभी टी 0 के ऊपर रजिस्टर ने कोई एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं की होगी, तो रजिस्टर जो है वो मैक्सिमम एनर्जी कब अब्जॉर्ब कर चुका होगा, जब टाइम इन्फिनिटी गुजर चुका होगा, ठीक है। तो हम किसी भी टाइम पे देखना चाहते हैं कि रजिस्टर कितनी एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर चुका है, तो टी की आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। टाइम कांस्टेंट तो कांस्टेंट है वैल्यू ना, टाउ की तो वैल्यू एक दफा सर्किट लग गया वो तो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आर एंड सी का प्रोडक्ट है। आर एंड सी आपने एक दफा लगा दिया सर्किट में, अब आप उसे चेंज तो नहीं करेंगे बार बार, तो बाकी चीज ही चेंज होगी। तो जितनी एनर्जी ये अब्जॉर्ब करेगा, रेजिस्टर जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, इट मींस कैपेसिटर उतनी एनर्जी डिलीवर कर रहा होगा, ठीक है। यस सर। सो ये जो सोर्स फ्री सर्किट है इसमें दो चीज़ों का ज़हन में रखना चाहिए। एक तो आपको इनिशियल वोल्टेज पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था, वी ऑफ टी का फार्मूला मैं दोबारा लिखता होता हूँ। उसमें आप देखें सिर्फ दो ही चीज़ें आपको चाहिए। वी ऑफ टी किसके इक्वल था, वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टॉ। सो वी नॉट का पता होना चाहिए और इस टॉ का पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें पता हो तो हम पूरा रिस्पॉन्स क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात या नहीं भाई? दो ही चीज़ें हैं। यस सर। तो जैसे ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें आर की वैल्यू 5 ओम है, कैपेसिटर की वैल्यू 0.1 फैरेड है, और फाइंड द टाइम कांस्टेंट एंड द वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर। तो ठीक है, टाइम कांस्टेंट सिंपल आर एंड सी का प्रोडक्ट है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये आर सी की वैल्यू क्या आ गई, टाइम कांस्टेंट की 0.5 आ गई। और अब आपने वी एफ टी फाइंड करना है, तो वी एफ टी आपको पता है वी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टा होता है। तो इनिशियली कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो वी नॉट है, वो 15 गिवन है, तो आप वी नॉट की जगह 15 रख देंगे। ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टॉ, और टॉ की जगह 0.5 रखेंगे। 0.5 इसके इक्वल होता है 1/2 के, तो वो ऊपर जब चला जाएगा तो 15 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है बात? ये नहीं, ये तो बड़ा आसान है। यस सर। ये आसान है, लेकिन आगे थोड़ा सा चेंज होगा ये। सिमिलरली वो कहता है लेट वी सी नॉट, यानी इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 15 है, तो आपने वी सी का फार्मूला फाइंड करो, वी एक्स का फाइंड करो, आई एक्स का। तो वेरी इजी। सो वी सी इनिशियली कितने हैं, 15 है। अब आपने क्या फाइंड करना है, वी सी। सो वी सी आपको पता है वी सी टी किसके इक्वल फिर होगा, इनिशियली वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, यानी वी सी 0 एंड ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टी ओवर टाउ। 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 और टाउ जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसमें तो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। सी तो पता है हमें 0.1 है, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सी लेनी है अब आपने आर सी फाइंड करने के लिए। तो टाउ जब इस तरह का सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा हो, तो आप लिखेंगे फार्मूला आर इक्विवेलेंट सी। क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट। फार्मूला जनरल फार्मूला ये है आर इक्विवेलेंट से, तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इन दो टर्मिनल्स पे, जहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि इस जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो क्या आंसर आएगा इन टर्मिनल्स पे। ये टर्मिनल्स मैं कह देता हूँ, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल क्या है, बी है। ए एंड बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर क्या आएगा, 5 तो लैदा है, ये 12 और 8 यस। आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और 20। 25 के पैरेलल में हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा,
25 के पैरेलल में नहीं हो जाएगा? यस सर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 20 प्लस 5, यानी 100 डिवाइडेड बाई 25, और आर इक्विवेलेंट का आंसर 4 आ जाएगा। 4 को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो 0.4 सेकेंड्स टाउ की वैल्यू क्या बनेगी? ये देखें 0.4 सेकेंड्स। क्लियर है ये यस सर। बात? और उसके यस बाद सर। उसी तरह फिर कैपेसिटर के वोल्टेज क्या होंगे? Vc 0 कितने थे? 15 गिवन थे, e रेज़ पर माइनस टी ओवर टाउ रख दिया, टाउ 0.4 था, तो ये Vct का फार्मूला आ गया। 0.4 जो होता है वो 1/2.5 होता है, और ऊपर जाके माइनस 2.5t हो जाएगा। अब जब Vct आ गया तो वही असल में Vx भी, Vx नहीं बल्कि Vct आ गया, तो वो इन दो रजिस्टर में, ये दो रजिस्टर जो है इनमें रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है ना? ये Vct इन डिवाइड हो रहा है बिटवीन दीज टू रजिस्टर्स। तो अगर आपने Vx फाइंड करना है तो वो क्या हो गया? 12 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई दिस टोटल। ये देखना, ये यस सर। Vct ही इन दो रजिस्टर में सीरीज में डिवाइड हो रहा है। सो Vx अगर फाइंड करना है तो वो जगह 12 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी 20, 12 डिवाइडेड बाई 20, ये देखें 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू टोटल वोल्टेज जो Z हो रहे हैं Vct, वो रख दिया, सर वीडियो लगा दिया। VDL का। तो ये Vx भी आया, और Ix फिर क्या हो जाएगा? Vx ओवर 12। क्लियर होगी बात या नहीं होगी? यस सर। ये बड़ा इजी है। यानी सर्किट में जब आपके पास रेजिस्टेंस एक से ज्यादा है और तो आपने जिन टर्मिनल्स पे कैपेसिटर लगा हुआ है ना, उन टर्मिनल्स पे आपने सर्किट चैप्टर 2 वाली टेक्निक यूज करके आर इक्विवेलेंट फाइंड करनी है, और फिर उस आर इक्विवेलेंट को जब उस कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कांस्टेंट तब आएगा। इस सर्किट में इजी इसलिए था कि एक ही रेजिस्टेंस थी, तो हम आर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा रहे थे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई भी? यस सर। सिमिलरली ये भी आप कर सकते हैं, क्या नाम है, द स्विच इन द सर्किट। ये लास्ट है एग्जांपल, फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कैरी ऑन करेंगे। ये लाजमी करनी है हमने, बल्कि देखते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। द स्विच इन द सर्किट इन फिगर 7.8, ये फिगर 7 हैज बीन क्लोज्ड, ये क्लोज रह चुका है फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी पहले ये स्विच क्लोज था तो क्या हो रहा था? ठीक है, स्विच क्लोज का मतलब है कि ये जो स्विच है वो है इस कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, यानी t लेस देन 0 पे। कब ये स्विच क्लोज है? t लेस देन 0 के ऊपर स्विच क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, यस सर। और स्विच जो ओपन कब किया, यानी स्विच ओपन कब किया आपने? ये जो कंडीशन बनी है ओपन वाली, ये कब बनी है? t0 पे, t0 पे स्विच ओपन किया है आपने, यानी सोर्स फ्री सर्किट बना लिया t0 पे। फाइंड VFT फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी वही सोर्स फ्री वोल्टेज फाइंड करें भाई इस सर्किट के क्या होंगे, वो ये बता रहा है। तो सबसे पहले तो हम स्विच क्लोज करके देखते हैं, स्विच को क्लोज ही रखें आप, क्योंकि t लेस देन 0 पे ये क्लोज था, t0 पे ये ओपन हुआ है, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आपने फाइंड करना है जब सोर्स फ्री ये सर्किट बन जाएगा, इतना सर्किट जब रह जाएगा। तो हम ये उसने कंडीशन इसलिए दी है t लेस देन 0 पे क्लोज है, ताकि आप उस वक्त वोल्टेज फाइंड कर सकें कैपेसिटर पे कितने हैं, वही फिर उसके इनिशियल वोल्टेज होंगे ना। ये जो वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट, इसमें से कितने वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस गए होंगे जब ये स्विच क्लोज है। तो ये देखें, ये स्विच क्लोज कर दिया, यहाँ पे लगा हुआ था ना स्विच, स्विच क्लोज कर दिया हमने, ये वोल्टेज फाइंड करने हैं कैपेसिटर के क्रॉस, उस वक्त कितने होंगे वो हम फाइंड करना चाहते हैं, कैपेसिटर के वोल्टेज। तो जारी बात है, फिर हम क्या करेंगे, डीसी एनालिसिस ही हो रहा है ना, ये कौन सा एनालिसिस हो रहा है भाई? डीसी एनालिसिस। वोल्टेज कौन सा है? डीसी।
सो डीसी के केस में कैपेसिटर किस तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है भाई? ओपन ओपन सर्किट। मैं वो क्यों करता है मैं बताता हूँ। आई एफ सी आपको पता है किसके इक्वल होता है? सी डीवी सी बाई dt ही होता है ना, यही फार्मूला था। यस सर। तो जब आपने डीसी वोल्टेज अप्लाई किए हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जीरो होगी, तो करंट भी कैपेसिटर का क्या होगा? जीरो होगा। तो जब करंट जीरो होगा तो ये ओपन सर्किट नहीं होगा। देखना एक एक यस सर। एलिमेंट है उसमें से करंट ही जीरो पास करता है, तो वो क्या किस तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट के तौर पे। तो इस इक्वेशन से ही हमें पता चल रहा है कि जब वीसी डीसी हो, यानी वीसी की नेचर क्या हो, डीसी वोल्टेज हो, तो वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डीसी वोल्टेज तो जीरो होता है, क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कहाँ आएगी? सो ये चीज क्या हो जाती है? डीसी के केस में जीरो हो जाती है। सो करंट भी फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। करंट जीरो होने का मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट आ जाएगा। सो ये जब स्विच क्लोज था उस वक्त हमने ये सर्किट बनाया हुआ है, क्योंकि हम ये इनिशियल वोल्टेज जो है कैपेसिटर के वो फाइंड करना चाहते हैं। तो बस अब ये वोल्टेज फिर क्या होंगे? ये रेजिस्टर जो है वो सर्किट का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ये ओपन सर्किट के साथ कनेक्टेड है। तो जो 9 ओहम की रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होंगे वही VC0 होंगे, वही क्या होंगे? इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर होंगे। तो अब आप वोल्टेज भी रूल से नहीं फाइंड कर सकते, ये दोनों सीरीज में है और 20 वोल्ट लगे हुए हैं। सो 9/12 हो जाएगा। 9/12 इंटू 20, तो इनिशियल वोल्टेज जो कैपेसिटर के क्रॉस होंगे वो 15 होंगे। अब बाकी एक्सपेरिमेंट वही है। इनिशियल वोल्टेज पता चल गया, आपको पता है सोर्स फ्री जो आरसी सर्किट है उसके वोल्टेज का इक्वेशन लिखनी हो तो इनिशियल वोल्टेज चाहिए और टाइम कांस्टेंट चाहिए। टाइम कांस्टेंट भी अब आपने फाइंड करना है। तो वेरी इजी, ये सोर्स फ्री सर्किट यहाँ से लैदा कर लो और इन टर्मिनल्स पे, ये टर्मिनल 1 मैं इसे कहता हूँ, ये टर्मिनल 2 कहता हूँ, या ए एंड बी आप कह दें, यहाँ पे आपने आर इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या बनती है? 1 + 9, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगी। ये क्लियर है ये? यस सर। क्योंकि हमें दो ही चीजें चाहिए थी ना, एक VC0 चाहिए था जो कि V0 के इक्वल है, और एक हमें टाउ चाहिए था। टाउ जो है वो आर इक्विवेलेंट सी के इक्वल है। सी तो हमें पता है गिवन है 20 मिली फैरेड, और आर इक्विवेलेंट हमने उस सोर्स फ्री सर्किट को जिस जगह पे कैपेसिटर लगा हुआ है उन दो टर्मिनल पे देखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चैप्टर 2 का कांसेप्ट लगाया, तो 1 + 9 बनता है। क्लियर है ये बात या नहीं यार? यस सर। हाँ, तो अब बस आर इक्विवेलेंट सी करके टाइम कांस्टेंट 0.2 आ गया। तो t > 0 के लिए वी एफ टी यानी नेचुरल रिस्पांस क्या होगा? क्योंकि t > 0 पे स्विच ओपन हो गया था ना, तो सिस्टम जो था वो सारा सर्किट सोर्स फ्री बन गया था। तो कैपेसिटर जो चार्ज इनिशियल 15 वोल्ट आया था वो अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से डिस्चार्ज हो रहा होगा। सो VC0 15 रख दिया, e⁻t/τ, टाउ की वैल्यू 0.2 रख दी, जो कि ऊपर जाके 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ये रिस्पांस, नेचुरल रिस्पांस की इक्वेशन आ गई। इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं, इस तरह का कोई प्लॉट इसका बन जाएगा। मैं रफली प्लॉट कर देता हूँ। ये 15 इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, क्या होगी? 15, और इस तरह ये जो है ऐसे जाके तकरीबन 5 टाउ पे जाके ये क्या कर जाएगा? 0 वैल्यू इसकी आ जाएगी। क्लियर है ये बात या नहीं? ग्राफ कैसे प्लॉट करना? यस सर। तो फिर इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या हो जाएगी? हाफ CVC इनिशियल वोल्टेज का स्क्वायर, और वो 2.25 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ तक? यस सर। सो रिमेंबर, कैपेसिटर चार्जिंग हो जब स्विच जो है वो, ये 2 वे स्विच है ना, जब स्विच क्लोज होता है और ये एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू कैपेसिटर क्या हो रहा होता है? चार्ज हो रहा होता है। और जब स्विच ओपन कर देते हैं, स्विच का कनेक्शन यहाँ बना देते हैं और यहाँ से कनेक्शन ब्रेक करके यहाँ बना देते हैं। ये क्लियर हो रही है बात या नहीं? स्विच पहले पोजीशन 1 पे था, तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर को क्या कर रहे थे? चार्ज कर रहे थे। और जब स्विच यहाँ से कनेक्शन ब्रेक करके मेक कर दिया, 0.2 पे मेक किया,
तो ये देखें ये सारा सर्किट ये ब्रांच सर्किट से अलहदा हो गई है, तो अब ये सोर्स फ्री सर्किट बन गया। तो इस वक्त डिस्चार्जिंग हो रही होगी, इस वक्त क्या हो रही होगी, चार्जिंग हो रही होगी। तो उसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं। ये देखें ये चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग में भी 2 फेजेस होती हैं कि इनिशियली जो है कैपेसिटर का वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज करता है, फिर वो सैचुरेशन की तरफ चला जाता है और फिर कंप्लीट स्टेडी स्टेट आ जाती है। वो टाइम इंक्रीज भी करें तो सेम रहता है कैपेसिटर का चार्ज, ठीक है। वोल्टेज फिर फिक्स हो जाएगा, वो कितने वोल्टेज आ जाएंगे जितने सोर्स वोल्टेज थे, जितने क्या थे, क्योंकि ये आरसी सीरीज सर्किट बन गया ना। अभी ये जब स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेकेंड, जब स्विच यहाँ पे लगा हुआ है तो ये आर एंड सी सीरीज में है, तो कैपेसिटर के पास वही वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे जो टोटल सोर्स के वोल्टेज हैं। तो इनिशियली ये वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, फिर इस टाइम पे जाके वो वोल्टेज जो है कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम जो आने चाहिए वो आ गए हैं और फिर वो वही मेंटेन रहते हैं। फिर जब आप स्विच जो है वो पोजीशन 2 पे लेके आते हैं तो ये सारी ब्रांच सर्किट से अलहदा होती है। अब जो है ये कैपेसिटर के वोल्टेज इस रजिस्टर के जो कि 12 ओम है इसके थ्रू डिस्चार्ज होंगे। ये देखें डिस्चार्ज हो गए, और फिर जब फुली डिस्चार्ज हो गया तो वो डिस्चार्ज कंडीशन में ही रहता है कैपेसिटर, तो ये स्टेडी स्टेट आ गई। ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ भाई, इस स्लाइड की जिसको समझ नहीं आई वो, तो जिस दौरान जिस ड्यूरेशन में कैपेसिटर के वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं उसे ट्रांजिएंट एनालिसिस कहते हैं, या उसे नेचुरल रिस्पांस कहते हैं। और फिर जब कैपेसिटर के वोल्टेज जो है वो नेचुरल नहीं बल्कि ट्रांजिएंट कहते हैं, और जब कैपेसिटर के वोल्टेज जो है वो मजीद चेंज नहीं होते थे उसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। अगेन डिस्चार्जिंग में भी ट्रांजिएंट होता है और स्टेडी स्टेट होती है, चार्जिंग में भी ट्रांजिएंट होता है और स्टेडी स्टेट। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों केसेस में होता है, चार्जिंग में भी और डिस्चार्जिंग में भी होता है। अब एक क्वेश्चन आपने करना था यहाँ पे कि सर ये चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट कुछ और है और डिस्चार्ज बड़ी क्विकली हो गया, चार्ज जो है वो बड़ी स्लोली हुआ है, ये क्यों है? यस सर। वो मैं ये बताऊंगा कि जब चार्ज हो रहा है ना तो रेजिस्टेंस आरसी जब आप फाइंड करेंगे तो 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज करेंगे। कितनी यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस इस वक्त? चार्जिंग टाइम कांस्टेंट वो क्या होगा, मैं दोबारा यहाँ पे चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट टी चार्ज, मैं सी लिख रहा हूँ, चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट सी है, चलो लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी के साथ, सी जो है वो 2000 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 2K में माइक्रोफैरड लिख देते, माइक्रोफैरड जो भी है। तो ये तो काफी ज्यादा आंसर नहीं आता, ये किलो ओम है, ये क्या थी, किलो में थी। 6000। और जब डिस्चार्ज में आप कर रहे हैं तो उस वक्त ये ओम जो जिस रेजिस्टेंस के में से डिस्चार्ज हो रहा है ये कैपेसिटर वो सिर्फ 12 ओम की है। तो इस वक्त जो टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग का होगा वो तो बड़ा कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अब किलो ओम की बजाय सिर्फ 12 है। कैपेसिटर की वैल्यू तो नो डाउट वही है, वो तो नहीं चेंज हो जाएगा, लेकिन डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट बहुत कम वैल्यू होगी, जबकि चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए डिस्चार्ज जो है वो क्विकली हो गया और चार्ज जो है वो स्लोली हो रहा है। आप ये दोनों रजिस्टर को इनकी जगह भी बदल सकते थे। ये 12 ओम की आप यहाँ पे लगा देते तो इसने चार्ज फिर बड़ा जल्दी हो जाना था, और अगर 6 किलो ओम की यहाँ पे लगाते तो इसने फिर डिस्चार्ज लेट होना था। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ भाई। सो विद दिस द लेक्चर इज ओवर। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।